हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल। आई होप आप सबकी तैयारी अच्छी चल रही है। तो देखिए, एंशंट इंडियन हिस्ट्री हम कंप्लीट कर चुके हैं, है ना। जो सारे लेक्चर्स हैं, पूरी प्लेलिस्ट है एंशंट इंडियन हिस्ट्री की, वो आपको यूट्यूब चैनल पे मिलेगी ही। ठीक है, साथ में जो हैंड रिटन नोट्स हैं मेरे, वो आपको टेलीग्राम चैनल पे मिलेंगे। ठीक है, जो लिंक है टेलीग्राम चैनल का वो आपको पता ही है वो कहाँ पे मिलेगा। हर यूट्यूब चैनल का जो डिस्क्रिप्शन है उसमें आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा। ठीक है, वहाँ पे जाके आप जो भी सारे हैंड रिटन नोट्स हैं उसको डाउनलोड कर सकते हैं। ऑल राइट। तो वहाँ पे आपको सारी अपडेट्स भी मिलती हैं, कौन से लेक्चर कब आने वाला है, वो सारी अपडेट्स भी जो हैं वो आपको टेलीग्राम चैनल पे मिलेंगी। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं मिडिवल इंडिया। ऑल राइट। सो देखिए, मिडिवल इंडिया की कहानी कहाँ से शुरू होती है। मैंने आपको बताया था भारत में जो कंडीशन थी, ये जो हर्षवर्धन के टाइम पीरियड में वो कैसी थी। देखिए, हर्षवर्धन के टाइम पीरियड में जो एंटायर नॉर्थ इंडिया था वो पॉलिटिकली यूनाइटेड था। ठीक है, आप लगभग जो पूरा नॉर्थ इंडिया आप कह सकते हो। कहाँ से रूल कर रहे थे हर्षवर्धन? कैपिटल क्या थी उनकी? थानेश्वर, है ना, हरियाणा। तो यहाँ से रूल करते हुए आप ये समझ सकते हैं कि हर्षवर्धन ने पूरे नॉर्थ इंडिया को पॉलिटिकली यूनाइट कर रखा था। ठीक है, बट हर्षवर्धन, जैसा कि मैंने आपको हर्षवर्धन पढ़ाते हुए बताया था कि हर्षवर्धन वॉज द लास्ट रूलर, ठीक है, जो बहुत स्ट्रॉन्ग दिखाई देते हैं ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ एंशंट इंडिया। ठीक है, हर्षवर्धन के बाद जो रूलर्स आए, या फिर आप कह सकते हो जो उनके सक्सेसर्स थे, वो काफ़ी वीक थे, जो कि उस एम्पायर को संभाल नहीं पाए। तो उसके बाद क्या हुआ? एंटायर नॉर्थ इंडिया गॉट पॉलिटिकली फ्रेगमेंटेड। ठीक है, वो जो यूनिफिकेशन है वो आपको कहीं बिखरता हुआ नजर आएगा। तो जो फ्यूडल लॉर्ड्स थे, हर्षवर्धन के ही आप कह सकते हो जो फ्यूडल लॉर्ड्स थे, उन्होंने क्या किया? जैसे ही देखा उन्होंने जो सेंटर था वहाँ पे वीक रूलर आया, तो उन्होंने अपने आप को इंडिपेंडेंट असर्ट कर लिया। ठीक है, और उन्होंने अपने जो रीजनल किंगडम्स थे वो कार्व आउट करने शुरू कर दी। ठीक है, तो ऐसे ही हम ये समझते हैं कि मिडिवल इंडिया की जो शुरुआत है, आप ये देखते हो कि जो भारत है, ठीक है, स्पेशली जो नॉर्थ इंडिया वाला पार्ट है, दैट इज़ पॉलिटिकली फ्रेगमेंटेड। और पॉलिटिकल फ्रेगमेंटेशन की वजह से जो उसका एक बहुत इंपॉर्टेंट सेंटर था जो कि था कन्नौज। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट सिटी थी कन्नौज। ठीक है, अब इम्पॉर्टेंट क्यों थी वो भी मैं आपको बताऊंगी। कन्नौज जो है वहाँ पे आप देखते हो पॉलिटिकल वैक्यूम है। मतलब कोई एक ऐसा बोल सकते हो कि किसी एक महान शासक के हाथ में कन्नौज नहीं था, जिसकी वजह से कन्नौज के लिए ये जो ट्राइपार्टाइट स्ट्रगल है ये होता है। अब ट्राइपार्टाइट स्ट्रगल हम पढ़ रहे हैं। ठीक है, ट्राइपार्टाइट मतलब क्या है? इसमें वर्ड आ रहा है ट्राइपार्टाइट, इसका क्या मतलब है? सॉरी। तो यहाँ पे ये जो हम वर्ड देख रहे हैं ट्राइपार्टाइट, इसका क्या मतलब है? देखिए, ट्राई एंड पार्टाइट, मतलब ट्राई मीन्स थ्री एंड पार्टाइट मीन्स थ्री पार्टीज। आप ये समझिएगा, ट्राई क्या है? तीन पार्टीज इन्वॉल्व हैं स्ट्रगल में। स्ट्रगल किसके लिए है? स्ट्रगल है कन्नौज के लिए। बहुत ध्यान से सुनना, क्योंकि इस बार मैंने क्या चेंज किया है कि लास्ट में मैं कुछ एमसीक्यूज दूंगी जो जिसमें कि आपको जो सही आंसर है वो पहचानना है और वो कमेंट भी करना है। ठीक है, तो पूरी जो स्टोरी है, पूरी जो कहानी है, वो बहुत ध्यान से सुनना। ठीक है, बहुत इंटरेस्टिंग भी है। तो तीन पार्टीज़ हैं। ठीक है, और मेरी गारंटी है कि बहुत ध्यान से सुनोगे, अच्छे से सुनोगे तो पक्का ये इसी सेशन में सारा जो जो भी डायनेस्टी से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पार्ट है विद रिस्पेक्ट टू योर एग्जाम, वो पूरा अच्छे से आपको समझ आ जाएगा और आराम से आप जो क्वेश्चन है उनके आंसर कर दोगे। ठीक है, तो थ्री पार्टीज आर इन्वॉल्व। ठीक है, अब वो तीन पार्टीज कौन कौन सी हैं? तीन पार्टीज, फर्स्ट इज पाल डायनेस्टी जो कि आज हम पढ़ने वाले हैं। सेकंड, राष्ट्रकूट डायनेस्टी। ठीक है, पाल डायनेस्टी, राष्ट्रकूट डायनेस्टी एंड गुर्जर प्रतिहार्स। कौन थे? गुर्जर प्रतिहार। तो तीन डायनेस्टी देख ली हमने, पाल डायनेस्टी, राष्ट्रकूट डायनेस्टी एंड गुर्जर प्रतिहार। ये जो पाल डायनेस्टी है ये मोस्टली जो बंगाल बिहार वाला रीजन है वहाँ से रूल कर रही थी। ठीक है, जो राष्ट्रकूट है वो कहाँ से देखिए, बंगाल बिहार वाला जो रीजन है, राष्ट्रकूट जो है वो कहाँ से रूल कर रही थी? वो कर रही थी डेक्कन से रूल। ऑल राइट। जो गुर्जर प्रतिहार है वो कहाँ से रूल कर रही थी? वो कर रही थी मेनली जो गुजरात राजस्थान वाला जो एरिया है, ठीक है, वहाँ से गुर्जर प्रतिहार रूल कर रही थी। ओके, तो जैसे कि अगर मैं आपको इस पे प्लॉट करके दिखाऊं, तो यहाँ से कौन रूल कर रहा है? गुर्जर प्रतिहार। डेक्कन में कौन रूल कर रहा है? राष्ट्रकूट डायनेस्टी। एंड बंगाल बिहार में कौन है? पाल डायनेस्टी। ठीक है, तो इन तीनों डायनेस्टीज के बीच में ये लड़ाई थी, ये कॉन्फ्लिक्ट था, ये क्लैशेस थे, ये स्ट्रगल था फॉर
कन्नौज, किसके लिए? कन्नौज के लिए, ठीक है। तो कन्नौज यहाँ पे इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब कन्नौज इंपॉर्टेंट क्यों है ये मैं बताती हूँ। देखिए कन्नौज इस वजह से इंपॉर्टेंट था, मेनली दो रीजंस थे इसके, ठीक है। फर्स्ट रीज़न क्या है? फर्स्ट रीज़न इज ट्रेड, ठीक है। ट्रेड क्यों? अब देखिए कन्नौज से होता हुआ ही उत्तर पथ और दक्षिण पथ, ठीक है। उत्तर पथ द नदर्न ट्रेडिंग रूट, दक्षिण पथ द सदर्न ट्रेडिंग रूट, ये दोनों जो उत्तर पथ और दक्षिण पथ है ये एक तरीके से कोइंसाइडिंग पॉइंट था कन्नौज, ठीक है, इनका। तो विद रिस्पेक्ट टू ट्रेड ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। सेकंड इंपॉर्टेंट रीज़न क्या है? अब देखो जो कन्नौज है ये कहाँ पे मिलता है आपको? जो गंगा जो प्लेन्स हैं, ठीक है, यहाँ पे आपको सिचुएटेड मिलता है सिटी कन्नौज। गंगा प्लेन्स है तो ये जो गंगा रिवर है उसकी वजह से यहाँ की जो सॉइल है वो फर्टाइल हो जाती है। सॉइल फर्टाइल होगी तो एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी अच्छी होगी, होगी या नहीं होगी? मानते हैं ना आप इस बात को? एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी अच्छी होगी। तो मेनली ये दो रीजंस हैं, ठीक है। मेनली ये दो रीजंस हैं, ये दो रीजन ज़रूर याद रखना। कौन से दो रीज़न है कन्नौज के लिए? एक तो फर्स्ट इज ट्रेड, सेकंड एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी। और एक आप ये भी मान सकते हो कि कन्नौज एक ऐसी जगह से एक ऐसी जगह सिचुएटेड था कि अगर यहाँ पे कोई राजा कन्नौज को होल्ड कर लेता है तो उसके लिए बहुत ईजी हो जाता है, ठीक है। ये पूरा जो नॉर्थ इंडिया है उसको देखना, उस पूरे नॉर्थ इंडिया को एक तरीके से कंट्रोल करना, उस पूरे नॉर्थ इंडिया पे रूल करना उसके लिए बहुत ईजी हो जाता है अगर वो कन्नौज को कैप्चर कर लेता है तो, ठीक है। तो मेनली ये कुछ रीजंस हैं कन्नौज की सिग्निफिकेंस को लेके, कि कन्नौज की इंपॉर्टेंस को लेके, तो ये ज़रूर आपको याद रखने हैं। ऑल राइट। तो ट्राइपार्टाइट स्ट्रगल में अभी तक मैंने आपको क्या बताया? तीन पार्टीज इन्वॉल्व हैं। तीन पार्टीज कौन कौन सी हैं? पाल, राष्ट्रकूट एंड गुर्जर प्रतिहार। पाल कहाँ से रूल कर रही है? पाल रूल कर रही है बंगाल बिहार वाले रीजन से। राष्ट्रकूट कहाँ से रूल कर रही है? राष्ट्रकूट रूल कर रही है डेक्कन वाले रीजन से। एंड गुर्जर प्रतिहार कहाँ से रूल कर रही है? मेनली राजस्थान एंड गुजरात वाले रीजन से, ठीक है। ये बात समझ आई। तो इन तीनों में स्ट्रगल किसके लिए है? स्ट्रगल है कन्नौज के लिए। कन्नौज क्यों इंपॉर्टेंट है? विद रेस्पेक्ट टू ट्रेड एंड एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी। ऑल राइट, इतना समझ आ गया। तो अब ये जो तीन पार्टीज इन्वॉल्व हैं, ठीक है, इनके बारे में हमें समझना है, ठीक है। देखो ये जो कहानी है ना, ये कहानी कहाँ से शुरू हो रही है? लगभग 750 AD, 750 AD। इससे पहले की हम पूरी समझ चुके हैं। इससे पहले अच्छा अगर आप याद करें जो मैंने आपको एंशिएंट इंडिया में बताया था, यहाँ पे जो पॉलिटिकल वैक्यूम आया है, जो पॉलिटिकल फ्रेगमेंटेशन आया है, वो क्यों आया है? मेनली बिकॉज ऑफ द डिक्लाइन ऑफ हर्षवर्धन। हर्षवर्धन पढ़ाते हुए मैंने आपको बताया था कि हर्षवर्धन वॉज द लास्ट स्ट्रॉन्गेस्ट रूलर ऑफ द एंशिएंट इंडिया, ठीक है। उसके बाद क्योंकि सक्सेसर जो थे वो वीक थे तो पॉलिटिकली फ्रेगमेंटेशन आप देखते हो, पॉलिटिकल फ्रेगमेंटेशन देखते हो नॉर्थ इंडिया में, ठीक है। कोई एक ऐसा स्ट्रॉन्ग रूलर नहीं आया जिसने पूरे नॉर्थ इंडिया को संभाल लिया, ठीक है। कन्नौज में आ गया पॉलिटिकल वैक्यूम, उसकी इंपॉर्टेंस की वजह से वहाँ के लिए हो गई ट्राइपार्टाइट स्ट्रगल शुरू, ठीक है। अब हर्षवर्धन का डिक्लाइन कब हुआ? अगर आपको याद हो तो 647 AD, ठीक है। 647 AD में हर्षवर्धन का डिक्लाइन हुआ। लगभग आप मान के चलो, अगर आपको याद नहीं रहता है एग्जैक्ट टाइम पीरियड, तो आप 650 याद रखना, 650 AD। और 650 AD से लेके 750 AD तक का ये जो 100 साल का टाइम पीरियड है, 100 ईयर्स, यहाँ पे आप ये पॉलिटिकल वैक्यूम और पॉलिटिकल फ्रेगमेंटेशन ही देखते हो, ठीक है। आया? इतना समझ आया? अब देखो, अब हम स्टार्ट करते हैं ट्राइपार्टाइट स्ट्रगल एंड द पाल डायनेस्टी। तो जैसे कि मैंने आपको बताया 647 AD में क्या होता है? हर्षा के रूल जो है उसका एंड हो जाता है, ठीक है, डिक्लाइन ऑफ हर्षास पीरियड। उसके बाद क्या हुआ? कोई सेंट्रल पावर नहीं थी, देयर वाज एब्सेंस ऑफ सेंट्रल पावर, जिसकी वजह से यू विल सी पीरियड ऑफ पॉलिटिकल फ्रेगमेंटेशन इन नदर्न इंडिया। नदर्न इंडिया में क्या होता है? पॉलिटिकली फ्रेगमेंटेड जो है वो आपको जो सिनेरियो है वो देखने को मिलेगा, ठीक है। और वहाँ से स्टार्ट होता है स्ट्रगल फॉर कन्नौज। कन्नौज क्यों इंपॉर्टेंट है ये भी मैंने आपको बता दिया। याद रखना, ट्रेड एंड एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी आर द टू मेन रीजंस, ठीक है। अब इसके बाद देखते हैं जो कहानी मेन शुरू होती है वो होती है 750 AD से। कहानी कहाँ से शुरू हो रही है? 750 AD से। ऑलराइट। तो 750 AD में जैसे कि मैंने आपको बताया 3 मेजर पार्ट्स इन डेक्कन एंड नदर्न इंडिया, ठीक है। 3 मेजर पार्ट्स उठ के आती हैं। कौन सी हैं? गुर्जर प्रतिहार, राष्ट्रकूट एंड पाल। और इन तीनों के बीच में होती है ट्राइपार्टाइट स्ट्रगल एंड दिस स्ट्रगल इज फॉर कन्नौज, ठीक है। हो गया रिवाइज? अब चलो, अब हम स्टार्ट करेंगे पाल डायनेस्टी। सबसे पहले हम पाल डायनेस्टी शुरू करेंगे, फिर राष्ट्रकूट डायनेस्टी पढ़ेंगे और फिर गुर्जर प्रतिहार पढ़ेंगे, ठीक है। तो पाल डायनेस्टी से कहानी शुरू करते हैं। देखिए जैसे कि मैंने आपको बताया कि 750 AD में, देखिए 750 AD में क्या होता है। अब एक बार मैं थोड़ा सा और रिवाइडिंग करती हूँ क्या सीन हुआ यहाँ पे।
देखिए जब यहाँ पे, ठीक है, हरियाणा से थानेश्वर से हर्षवर्धन रूल कर रहे थे, तो आपको याद होगा मैंने आपको पढ़ाया था कि बंगाल बिहार वाले जो मेन एरिया है, ये वाला जो बंगाल वाला रीजन है, यहाँ पे कौन सी ये डायनेस्टी थी? गौड़ डायनेस्टी, है ना, गौड़ डायनेस्टी। और गौड़ डायनेस्टी के मेन रूलर कौन थे? शशांक, याद है ना, शशांक द रूलर ऑफ गौड़ डायनेस्टी। और हर्षवर्धन और शशांक के बीच में क्या थे? क्लैशेस थे, कॉन्फ्लिक्ट वाली सिचुएशन थी, ठीक है। वो जो पूरी कहानी है वो रिवाइज कर लेना, हर्षवर्धन वाले लेक्चर में आपको मिल जाएगी पूरी कहानी। तो गौड़ डायनेस्टी कहाँ से रूल कर रही थी? बंगाल वाले रीजन से। इसका इंपॉर्टेंट रूलर कौन है? शशांक। शशांक की डेथ होने के बाद ये जो पूरा रीजन है ये भी पॉलिटिकल वैक्यूम में आ जाता है। यहाँ पे भी छोटी छोटी अपना रीजनल किंगडम्स बनाने लगते हैं लोग। तो क्या होता है, एक पॉइंट ऐसा होता है, देखिए क्योंकि कोई स्ट्रॉन्ग लीडर आता नहीं है, तो एक पॉइंट इवन ऐसा होता है कि आसाम का एक रूलर, ठीक है, आसाम का एक रूलर, कामरूप डायनेस्टी आसाम में होती है, तो वहाँ का एक रूलर आके यहाँ पे जो मगध है उसको कैप्चर कर लेता है। ऐसी बुरी हालत आप समझोगे कि बंगाल बिहार में आपको देखने को मिलेगी, ठीक है। तो जब ये वाली सिचुएशन होती है तो यहाँ के जो लोकल लीडर्स होते हैं, लोकल रूलर्स होते हैं, वो फिर इस सिचुएशन को समझते हैं, इस जो कि एनार्की, एक तरीके से एनार्की वाला सिचुएशन आ गया, ठीक है। एनार्की क्या? एनार्की मतलब एक तरीके से क्योटिक सिचुएशन होगी, अराजकता आ गई बंगाल बिहार वाले रीजन में। तो लोकल लीडर्स ने क्या किया? लोकल लीडर्स ने मिलके एक रूलर को इलेक्ट किया जो कि बंगाल वाला जो रीजन है उसको गवर्न करेगा, ठीक है। और वो जो रूलर आते हैं वो कौन है? गोपाल। तो फाउंडर कौन हुए? गोपाल। गोपाल वॉज इलेक्टेड टू एंड द एनार्की इन द बंगाल रीजन। ही यूनिफाइड द बंगाल एंड कैप्चर्ड मगध। याद रखना, फाउंडर कौन है पाल डायनेस्टी के? गोपाल। तो सबसे पहली इंफॉर्मेशन क्या आई? फाउंडर ऑफ पाल डायनेस्टी कौन है? गोपाल, ठीक है। कैसे आए थे? इलेक्ट होके आए थे टू एंड द एनार्की। ये जो एनार्की वाला सिचुएशन आया था ना, यहाँ पे कोई भी रूलर नहीं है, ठीक है। तो इस सिचुएशन को एंड करने के लिए एक रूलर को इलेक्ट किया गया, लोकल लीडर्स ने मिलकर एक रूलर को इलेक्ट किया जिनका नाम था गोपाल, और गोपाल ने फिर यहाँ पे इस्टेब्लिश करी द पाल डायनेस्टी, ठीक है। तो उन्होंने पूरे बंगाल रीजन को यूनिफाई किया, साथ में ही मगध को भी कैप्चर किया, ठीक है। तो 750 से 770 एडी तक का टाइम पीरियड था इनका, ठीक है। गोपाल ने रूल किया। इसके बाद जो नेक्स्ट रूलर आते हैं, ही इज़ धर्मपाल। और धर्मपाल को ऐसा बोलते हैं कि ही इज़ द मोस्ट पावरफुल और द ग्रेटेस्ट रूलर ऑफ दिस डायनेस्टी। अब देखो, जब भी मैं जनरल टर्म्स में जब भी मैं ग्रेट रूलर बोलूँगी ना कि ग्रेट रूलर ऑफ दिस डायनेस्टी विद रिस्पेक्ट टू ट्राइपार्टाइट स्ट्रगल, ठीक है, जो पाल डायनेस्टी, राजपूत डायनेस्टी, गुर्जर प्रतिहार की बात करूँगी और उसमें मैं ग्रेट अगर बोल रही हूँ तो आप ये समझना जनरल टर्म्स में, एक्सेप्शन में आपको बता दूंगी, जनरल टर्म्स में क्या है कि उन्होंने कन्नौज को कैप्चर कर लिया अपनी लाइफ टाइम में, ठीक है। तो धर्मपाल वॉज द मोस्ट पावरफुल रूलर, ही वॉज द ग्रेटेस्ट रूलर ऑफ दिस डायनेस्टी। तो क्या होगा? कन्नौज को कैप्चर कर लिया होगा इन्होंने, है ना। अब वो जो कहानी है कि कन्नौज को कैसे कैप्चर किया, वो कहानी अब मैं बताने वाली हूँ, ठीक है। तो बहुत ध्यान से सुनना। तो सबसे पहले धर्मपाल वॉज द फर्स्ट रूलर हु गॉट इन्वॉल्व इन द ट्राइपार्टाइट स्ट्रगल, ठीक है। गोपाल जो थे ये ट्राइपार्टाइट स्ट्रगल में इन्वॉल्व नहीं हुए थे। कौन ट्राइपार्टाइट स्ट्रगल में इन्वॉल्व हुआ था सबसे पहली बार विद रिस्पेक्ट टू पाल डायनेस्टी? कौन था वो? धर्मपाल, ठीक है। गोपाल ने बस पाल डायनेस्टी को स्टैब्लिश कर दिया था, फाउंड कर दिया था, मतलब एक तरीके से नींव रख दी थी पाल डायनेस्टी की, पहले रूलर बन गए थे, मगध को कैप्चर कर लिया था। पर ट्राइपार्टाइट स्ट्रगल में सबसे पहली बार पाल डायनेस्टी से कौन इन्वॉल्व हुआ? धर्मपाल, ठीक है, जो गोपाल के बाद आते हैं। ही वॉज द ग्रेटेस्ट रूलर, तो ट्राइपार्टाइट स्ट्रगल में भी इन्वॉल्व हुए एंड ही कैप्चर्ड कन्नौज, ठीक है। ही ऑक्यूपाइड कन्नौज इन 790 एडी। 790 एडी में, देखो 770 से 810 तक का इनका रूल था, तो 790 एडी में इन्होंने कन्नौज को कैप्चर कर लिया। अब ये पूरी कहानी क्या थी, ठीक है, बहुत ध्यान से सुनना। ये इस मैप पे देखो, इस मैप पे एग्जैक्टली जाना मत कि ये जो रीजन्स मैंने मार्क किए बस एक जनरल टर्म्स में दिखाया हुआ है, इस शेड से दिखाया हुआ है मैंने कि यहाँ पे क्या था, जो गुर्जर प्रतिहार थी डायनेस्टी, यहाँ पे डेक्कन में कौन सी डायनेस्टी थी? इट वॉज राजपूत डायनेस्टी, एंड बंगाल बिहार रीजन में पाल डायनेस्टी थी, ठीक है। तो जनरल टर्म्स में याद रखना बस, ठीक है। एक बस पिक्चर के लिए एक इमेज मेमोरी भी होती है, बस सिर्फ उसके लिए, ठीक है। तो याद रखना ये जो डॉट मैंने सिंबलाइज किया हुआ है, दिस इज कन्नौज, ठीक है। तो जब धर्मपाल बंगाल बिहार से रूल कर रहे थे, धर्मपाल, गोपाल के बाद कौन आए? धर्मपाल, है ना, पाल डायनेस्टी में। तो अब क्योंकि कंटेम्प्रेरी चल रही है, वो बात एक अलग है कि मैं आपको पहले पाल डायनेस्टी पढ़ा रही हूँ, पर यहाँ पे राजपूत डायनेस्टी में भी कोई ना कोई रूलर तो होगा ही, गुर्जर प्रतिहार में भी कोई ना कोई रूलर होगा ही। तो गुर्जर प्रतिहार में कौन था उस टाइम पे? याद रखना, वत्सराज। कौन था गुर्जर प्रतिहार में? वत्सराज।
और डेक्कन में राष्ट्रकूट डायनेस्टी में कौन था? ध्रुव। ठीक है, तो राष्ट्रकूट डायनेस्टी का रूलर कौन था इस टाइम पे? ध्रुव। एंड गुर्जर प्रतिहार का रूलर कौन था? वत्सराज। ठीक है, तो अब ये याद रखना, देखो अब इनकी धर्मपाल ने कन्नौज को कैसे एक्वायर किया। कन्नौज आप इनिशियली देख रहे हो, इनिशियली कन्नौज गुर्जर प्रतिहार के पास था, माने वत्सराज के पास था, पर बाद में धर्मपाल के पास आ गया। जैसे कि मैंने आपको बताया भी 790 AD में धर्मपाल ने कैप्चर कर लिया था कन्नौज को। तो वो कहानी क्या रही, देखो वत्सराज जो थे, कन्नौज इनके पास था भले ही, पर वत्सराज ने क्या किया? वत्सराज ने धर्मपाल की तरफ आना शुरू किया। ठीक है, इन्होंने सोचा कि हम धर्मपाल को अटैक करेंगे, इनकी जो यहाँ पे से कुछ रीजन्स जो हैं उसको हम एक्वायर कर लेंगे। ठीक है, सो वत्सराज स्टार्टेड टू एडवांस अपॉन द बंगाल रीजन। ठीक है, तो उन्होंने धर्मपाल को डिफीट करने की कोशिश की, धर्मपाल पे अटैक कर दिया उन्होंने, पर अटैक नहीं कर पाए। बीच में ही क्या हुआ, बीच में ही ध्रुव आ गए और ध्रुव ने वत्सराज को पराजित कर दिया। ध्रुव ने वत्सराज को पराजित कर दिया। तो वत्सराज जब डिफीट हुए तो वत्सराज भी वापस राजस्थान चले गए ताकि अपनी भाई आर्मी वगैरह है उसको दोबारा से रीबिल्ड कर सकें। ठीक है, और ध्रुव ने भी कन्नौज को कैप्चर नहीं किया, ध्रुव भी वापस आ गए डेक्कन में, ध्रुव भी वापस आ गए डेक्कन वाले रीजन में। ठीक है, तो जो कन्नौज वाला है, कन्नौज वाला यहाँ पे क्या हुआ, पॉलिटिकल वैक्यूम आ गया, क्योंकि अब तो वत्सराज भी नहीं रहे और ध्रुव ने भी एक्वायर नहीं किया। इसका फायदा किसने उठाया? धर्मपाल ने। धर्मपाल ने इन द टाइम बीइंग जो कन्नौज है उसको कैप्चर कर लिया। तो देख रहे हो आप, कहाँ तो वत्सराज आ रहा था धर्मपाल पे अटैक करने के लिए, बट इसका फायदा किसको हो गया? धर्मपाल को ही हो गया। धर्मपाल ने ही ये देखते हुए कि जब जो कन्नौज है वो पॉलिटिकल वैक्यूम में गया, तो धर्मपाल ने ही जो कन्नौज है उसको एक्वायर कर लिया। ऑलराइट, तो ये जो पूरी कहानी है ये हुई थी 790 AD में। कन्नौज किसके पास चला गया? धर्मपाल के पास चला गया। तो अब ये देखो, ये मैं आपको यहाँ पे ये जो पूरी स्टोरी है यहाँ पे लिखी हुई है, देखे मैं पढ़ के बताती हूँ आपको। देखो, वत्सराज डिसाइडेड टू एडवांस अपॉन बंगाल। वत्सराज डिसाइडेड टू एडवांस अपॉन बंगाल। वत्सराज वॉज अटैक्ड बाय ध्रुव। ठीक है, मीन वाइल मतलब बीच में ही क्या हुआ, वत्सराज वॉज अटैक्ड बाय ध्रुव एंड वत्सराज गॉट डिफीटेड। ध्रुव रिटर्न टू डेक्कन। ध्रुव वापस डेक्कन चला गया एंड वत्सराज फ्लेड टू राजस्थान टू रीबिल्ड हिज फोर्सेस। वत्सराज कहाँ चला गया? वापस राजस्थान टू रीबिल्ड हिज फोर्सेस। एंड इसका फायदा किसको हुआ? धर्मपाल को, और धर्मपाल ने कन्नौज को एक्वायर कर लिया। धर्मपाल ऑक्यूपाइड कन्नौज इन 790 AD। समझ आया? चलो, और ये एक्वायर करने के बाद देखो, धर्मपाल ने जब कन्नौज को एक्वायर किया तो क्या हुआ, उन्होंने फिर एक दरबार लगाया, ग्रैंड दरबार। ठीक है, बहुत बड़ा दरबार लगाया। वहाँ से पंजाब के रूलर्स भी आए, ईस्टर्न राजस्थान तक के रूलर्स आए, एंड दे एक्सेप्टेड द सुजरेनिटी ऑफ धर्मपाल। ठीक है, तो एक तरीके से जो फ्यूडल लॉर्ड्स हैं वो बन गए धर्मपाल के। ठीक है, तो आप ये देखते हो, अब देखो फ्यूडलिज्म मतलब मैंने आपको बताया था ना, अगर कोई सुजरेनिटी एक्सेप्ट करता है, ठीक है, कोई फ्यूडल लॉर्ड बनता है किसी राजा का, तो क्या होता है, उसको दो चीज़ें प्रोवाइड करनी होती है मेनली। एक तो रेवेन्यू, ठीक है, जितना टैक्स उसके राज्य से आ रहा है उसका कुछ पोर्शन ऑफ रेवेन्यू वो राजा को देगा, और दूसरा आर्मी। ठीक है, एक सर्टेन नंबर ऑफ जो आर्मी ऑफिशियल्स हैं वो उसको मेंटेन करने होते थे राजा के लिए, तो जब भी राजा को ज़रूरत होगी वो आर्मी उसको प्रोवाइड करनी होती थी। ठीक है, तो ये आप याद रखना। तो किसने इस पंजाब, ईस्टर्न राजस्थान की जो रीजन्स हैं, यहाँ पे क्या हुआ, इन्होंने सुजरेनिटी एक्सेप्ट करी, किसकी? धर्मपाल की। ठीक है, तो धर्मपाल से रिलेटेड मैंने इन्फॉर्मेशन आपको बता दी। अब नेक्स्ट जो रूलर आते हैं दैट इज देवपाल। ठीक है, नेक्स्ट रूलर देवपाल। अब देवपाल से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन, अच्छा एक बार पहले दोबारा से ये देखना मैप, और इसमें एक और बात मैं आपको बताना चाहती हूँ। ये जो धर्मपाल थे, ठीक है, धर्मपाल, तो मैंने आपको बताया था गुर्जर, यहाँ पे कौन आए थे? वत्सराज आए थे, राइट, वत्सराज थे। गुर्जर प्रतिहार में कौन रूलर थे जब धर्मपाल रूल कर रहे थे? वत्सराज। ठीक है, वत्सराज ने अटैक करने की कोशिश की थी ना धर्मपाल को। तो अब आफ्टर दिस वत्सराज जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट रूलर जो होते हैं दैट इज नागभट्ट द सेकंड। नागभट्ट द सेकंड। ठीक है, तो धर्मपाल को किसने हराया? ये याद रखना, धर्मपाल को डिफीट करने वाले कौन थे? गुर्जर प्रतिहार के ही एक नेक्स्ट लीडर आते हैं दैट इज नागभट्ट द सेकंड। नागभट्ट द सेकंड ने धर्मपाल को डिफीट कर दिया था। ठीक है, और नागभट्ट द सेकंड के बाद गुर्जर प्रतिहार में इंपॉर्टेंट लीडर कौन आते हैं? मिहिर भोज।
मिहिर भोज, ये लिखा हुआ नहीं है, आप नोट्स में ऐड कर लेना, ठीक है। तो नागभट्ट द सेकंड के बाद कौन आता है? मिहिर भोज। ओके, तो अब आप ये देखना, नागभट्ट द सेकंड तो चले जाते हैं, ठीक है, आफ्टर डिफीटिंग धर्मपाल। तो उसके बाद क्या होता है, जब नेक्स्ट मिहिर भोज आते हैं, सो मिहिर भोज अगेन वॉज अनदर ग्रेट इंपॉर्टेंट रूलर ऑफ दिस डायनेस्टी, ठीक है। तो ये खुद बहुत पावरफुल रूलर थे मिहिर भोज। और धर्मपाल के बाद, धर्मपाल को किसने डिफीट किया? नागभट्ट ने। तो धर्मपाल के बाद कौन रूलर आते हैं इसी रीजन में, बंगाल बिहार में, मतलब पाल डायनेस्टी में नेक्स्ट रूलर कौन आते हैं? देवपाल, जैसे कि मैं अभी आपको देवपाल की स्टोरी बताऊंगी, है ना। तो देवपाल से रिलेटेड कहानी ये है कि देवपाल ना तो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रूलर थे और ना ही बहुत ज़्यादा वीक रूलर थे, ठीक है। तो देखो, देवपाल से कहानी ये याद रखना, ये जो मैंने अभी आपको लाइन बताई है, ना ही तो वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थे, ना ही वो बहुत ज़्यादा वीक थे, ठीक है। अब समझो ये मैंने ऐसा क्यों बोला है, कि जब देवपाल यहाँ पे रूल कर रहे थे तो गुर्जर प्रतिहार्स में यहाँ पे आ चुके थे मिहिर भोज। और मिहिर भोज, जैसे कि मैंने आपको बताया, अपने आप में ही बहुत ग्रेट रूलर थे। तो मिहिर भोज ने जब कोशिश करी ईस्ट की तरफ जाने की, तो यहाँ पे उन्होंने किसको पाया? देवपाल को पाया, है ना। तो देवपाल, जैसे कि मैंने आपको बताया, कि बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग भी नहीं थे, वीक भी नहीं थे। तो बहुत ज़्यादा वीक ना होने का मतलब ये था कि मिहिर भोज जो थे, जब वो उन्होंने ईस्टर्न की तरफ आने की कोशिश की थी, बंगाल बिहार वाले रीजन्स को एक्वायर करने की कोशिश की थी, तब देवपाल ने इनको मात दी थी, ठीक है। तो मिहिर भोज जो हैं, ये बंगाल बिहार वाले रीजन्स जो हैं, पाल डायनेस्टी के जो रीजन्स हैं, उनको एक्वायर नहीं कर पाए थे, ठीक है। उन्हें डिफीट देखनी पड़ी थी यहाँ पे और वापस जाना पड़ा था। एट द सेम टाइम अब आप देख रहे हो, मिहिर भोज बहुत, मैंने आपको बताया कि ग्रेट रूलर हैं, ठीक है। तो इन्होंने अपनी पकड़ यहाँ तो बना के रखी थी, वो बात एक अलग है कि वो ईस्टर्न तरफ नहीं जा पाए थे, पर इतने स्ट्रांग थे कि उन्होंने अपनी पकड़ यहाँ पे अच्छी बना रखी थी। तो देवपाल को पता था कि भाई मैं मिहिर भोज वाले एरिया में तो नहीं जा सकता। तो देवपाल ने क्या किया, ईस्टर्न तरफ अपना जो एम्पायर है उसको एक्सटेंड करने की तैयारी करी, ठीक है। तो देवपाल ने ईस्ट के रीजन्स, आसाम ओडिशा के कुछ रीजन्स हैं, उनको एक्वायर किया। इसमें आप ये याद रखना कि जो पाल डायनेस्टी है, उसका जो ईस्टर्न बाउंड्री है इसके टाइम पे, वो बन जाता है प्राग ज्योतिषपुर। प्राग ज्योतिषपुर लिखा हुआ है, अभी दिखाऊंगी आपको। प्राग ज्योतिषपुर, ये जो प्राग ज्योतिषपुर है देवपाल के टाइम पे, इट बिकम्स द ईस्टर्न बाउंड्री ऑफ पाल डायनेस्टी। ये प्राग ज्योतिषपुर कहाँ है? आसाम, मॉडर्न डे गुवाहाटी के पास, ठीक है। अब देखो, पूरी कहानी दोबारा से देखो, मैंने जो लिखी हुई है, देखो। देवपाल चेक्ड मिहिर भोज ऑफ गुर्जर प्रतिहार डायनेस्टीज एक्सपेंशन टुवर्ड्स ईस्ट। तो जब मिहिर भोज जो हैं, वो उन्होंने जब ईस्ट की तरफ एक्सटेंड करने की कोशिश करी, तो देवपाल ने क्या किया? डिफीट कर दिया, ठीक है। एट द सेम टाइम जो देवपाल हैं, ठीक है, ये देवपाल की बात हो रही है, ठीक है। देवपाल ऑक्यूपाइड पार्ट्स ऑफ आसाम, ओडिशा एंड मॉडर्न नेपाल। तो इतने स्ट्रॉन्ग ज़रूर थे कि उन्होंने क्या किया, आसाम, उड़ीसा और मॉडर्न डे जो नेपाल है उसके कुछ पार्ट्स जो हैं उसको एक्वायर कर लिया, और ईस्टर्न बना दी, अपनी ईस्टर्न बाउंड्री बना दी अपने पाल डायनेस्टी की, क्या? प्राग ज्योतिषपुर, विच इज़ इन आसाम। तो देवपाल से रिलेटेड सिर्फ इतनी कहानी है, ठीक है। याद रहेगी कि क्या हुआ। देखो, ये पूरा दोबारा से मैं बताती हूँ एक बार कि मैंने क्या बना रखा है यहाँ पे, ठीक है। देखो, नोट्स में आप पढ़ लोगे इसको, पर जब तक वीडियो नहीं देखोगे, मिडिवल इंडिया से रिलेटेड मैं बता देती हूँ, जब तक वीडियोस नहीं देखोगे तब तक वो दिमाग में नहीं बैठेगी चीज़ें। तो ठीक है, वीडियो देखना बहुत ज़रूरी है, बहुत अच्छे से ध्यान से देखना, इजीली बता रही हूँ बिल्कुल एकदम। कोई अगर इन केस अगर कहीं पे प्रॉब्लम आती है, कुछ समझ नहीं आता है, तो कमेंट कर देना, ओके। तो मैं आई विल आंसर ऑल ऑफ योर क्वेरीज। अगर कोई क्वेरी आती है, कुछ समझ नहीं आया, तो बिल्कुल आप कमेंट कर सकते हो, ओके। तो देखो, मैंने अभी आपको क्या बताया, धर्मपाल ने 790 एडी में कन्नौज को एक्वायर कर लिया था, ठीक है। अब धर्मपाल को नेक्स्ट हराने वाले कौन थे? नागभट्ट द सेकंड, ठीक है। तो नागभट्ट द सेकंड कहाँ से रूल कर रहे थे? गुर्जर प्रतिहार डायनेस्टी से रूल कर रहे थे। अभी गोविंद III के बारे में नहीं बताया, तो इसको मत देखो अभी, ठीक है। तो नागभट्ट द सेकंड ने क्या किया? धर्मपाल को हरा दिया। धर्मपाल के बाद नेक्स्ट यहाँ पे पाल डायनेस्टी में कौन रूलर आते हैं? देवपाल आते हैं। और गुर्जर प्रतिहार की डायनेस्टी में नागभट्ट के बाद नेक्स्ट इंपॉर्टेंट रूलर कौन से हैं? मिहिर भोज हैं। मिहिर भोज खुद बहुत पावरफुल रूलर थे। तो मिहिर भोज ने जब एक्सटेंड करने की कोशिश करी ईस्टर्न रीजन में, देवपाल ने उन्हें डिफीट कर दिया और वापस भेज दिया। पर मिहिर भोज अपने आप में खुद इतने पावरफुल रूलर थे कि यहाँ पे इस वाले रीजन में कोई नहीं आ सकता था,
तो देवपाल इधर तो एक्सटेंड नहीं कर सकते थे वेस्ट की तरफ, तो उन्होंने कोशिश करी भाई हम ईस्ट की तरफ एक्सटेंड कर लेते हैं। जब वेस्ट की तरफ नहीं कर सकते तो बाउंड्री तो बढ़ानी है ना अपने एम्पायर की, रिसोर्सेज कहाँ से मिलेंगे, तो उन्होंने क्या किया, ईस्ट की तरफ बढ़ानी शुरू करी। तो ईस्ट की तरफ बढ़ानी शुरू करी तो उसमें उन्होंने आसाम की जो एक आसाम में, मॉडर्न डे आसाम में एक रीजन है प्रागज्योतिषपुर नाम का, वो एक्वायर कर लिया, ठीक है, और उसको बना दिया अपनी ईस्टर्न मोस्ट बाउंड्री, ठीक है। अपने पाल एम्पायर की, पाल डायनेस्टी की ईस्टर्न मोस्ट बाउंड्री क्या बनी है, प्रागज्योतिषपुर। इतनी बात बताइए अभी बस, ठीक है, देवपाल से रिलेटेड। एक बात और याद रखना, अब मैंने आपको ये नहीं बताया अभी गोविंद थ्री कौन है। देखो गोविंद थ्री वॉज द राष्ट्रकूट रूलर, जब यहाँ पे गुर्जर प्रतिहार्स के टाइम पे नागभट्ट रूल कर रहे थे और यहाँ पे पाल डायनेस्टी में धर्मपाल रूल कर रहे थे। एक बात याद रखना कि गोविंद थ्री ने इन दोनों को हराया था, डिफीट किया था, ठीक है। गोविंद थ्री ने अपने टाइम में इन दोनों को हराया था। तो गोविंद थ्री ने धर्मपाल को भी डिफीट किया था, एंड गोविंद थ्री ने ही नागभट्ट द सेकंड, जिसने धर्मपाल को डिफीट किया था, ठीक है। तो गोविंद थ्री ने नागभट्ट को भी डिफीट किया था। गोविंद थ्री के बारे में और समझेंगे जब हम राष्ट्रकूट पढ़ रहे होंगे, ठीक है। अभी देखो मैं जो रेफरेंस दे रही हूँ ना, जैसे वत्सराज का, नागभट्ट द सेकंड, मिहिर भोज, ठीक है, ये आप बस इसको सुन लेना। ये दोबारा से आएंगे जब मैं गुर्जर प्रतिहार्स पढ़ाऊंगी, या फिर जो गोविंद थ्री अभी मैंने आपको बताया है, ठीक है, या फिर यहाँ पे जो मैंने आपको ध्रुव के बारे में बताया है ना, धर्मपाल पढ़ाते हुए इधर मैंने आपको जो ध्रुव के बारे में बताया है, तो ये सब जो है आप बस थोड़ा सा भी बस याद रखना कि वत्सराज अच्छा कहाँ के थे, ठीक है, कहाँ से रूल कर रहे थे, अच्छा गुर्जर प्रतिहार से थे, ठीक है। या फिर थोड़ा सा बस इतना याद रखने की कोशिश करना, जैसे मैं आपको ध्रुव बताया तो वो कौन से रूलर थे, राष्ट्रकूट रूलर थे। गोविंद थ्री के बारे में बताया तो अगेन राष्ट्रकूट रूलर थे। गोविंद थ्री ने धर्मपाल को भी हराया था, नागभट्ट द सेकंड को भी हराया था, नागभट्ट द सेकंड ने धर्मपाल को हराया था। थोड़ा सा ये जो स्टोरी है ना, थोड़ी सी आपको अगर आप याद रख पाओगे, ठीक है, तो आप क्वेश्चंस आराम से कर लोगे, ठीक है। बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस नहीं आते इसमें। मैं MCQs हैं वो लास्ट में कुछ MCQs जो हैं वो आपसे पूछने वाली हूँ, उसका आपको आंसर करना है, ठीक है, ईमानदारी से आंसर करना, अपने आंसर चेंज मत करना। पहले आप देख लेना कितने आंसर आप सही कर पा रहे हो, और इतनी गारंटी है कि अगर आप ये लेक्चर पूरा बहुत ध्यान से देख रहे हो तो आई एम श्योर यू आर गोइंग टू गिव ऑल द आंसर्स करेक्ट, ठीक है। तो अब देखो देवपाल के बारे में बताया मैंने, देवपाल के बाद क्या होता है, देखो अब मैंने आपको देवपाल के बारे में बताया, तो देवपाल के बाद क्या होता है, 850 AD से करीब 988 AD तक, देख रहे हो कितना लंबा टाइम पीरियड है। सो 850 AD से 988 AD तक आप देख रहे हो यहाँ पे वीक सक्सेसर्स लिखा हुआ है। इसका मतलब ये है कि कोई स्ट्रॉन्ग रूलर नहीं आता है, ठीक है, काफ़ी जो वीक रूलर्स हैं वो इस टाइम पे रूल करते हैं। और लास्ट में आप अंत में देखोगे, ठीक है, 988 AD से 1038 AD में अगेन फिर एक महान शासक आता है, ठीक है, पाल डायनेस्टी में, जिसका नाम था महीपाल। अब महीपाल से रिलेटेड सिर्फ इतनी इन्फॉर्मेशन है कि इन्होंने अपनी जो बाउंड्री है, पाल डायनेस्टी की जो बाउंड्री है, उसको वाराणसी तक, बनारस तक एक्सटेंड किया था। और एक बस ये याद रखना कि महीपाल को किसने हराया था। महीपाल एक स्ट्रॉन्ग राजा था, और इसको हराने वाले खुद एक बहुत स्ट्रॉन्ग शासक रहे हैं, ठीक है, जिनका नाम है राजेंद्र द फर्स्ट। राजेंद्र द फर्स्ट वॉज एन इम्पीरियल चोला, ठीक है, इम्पीरियल चोला रूलर्स हैं। अभी इम्पीरियल चोलास के बारे में मैंने आपको बताया नहीं, पहले ट्राइपार्टाइट स्ट्रगल पूरा कंप्लीट हो जाए फिर हम चोलास के बारे में भी पढ़ेंगे, ठीक है। तो राजेंद्र द फर्स्ट आते हैं, ठीक है, ही वॉज अ चोला, ठीक है, ही वॉज एन इम्पीरियल चोला रूलर। सो उन्होंने किसको डिफीट किया, महीपाल को डिफीट किया। ही डिफीटेड महीपाल इन हिज नदर्न इंडिया एक्सपीडिशन। तो जब राजेंद्र द फर्स्ट अपनी नदर्न इंडिया एक्सपीडिशन पे थे, ठीक है, नॉर्थ इंडिया के जो राज्य हैं उनको जीत रहे थे, तो उस टाइम पे उनका सामना किससे हुआ, महीपाल से हुआ, और महीपाल को उन्होंने डिफीट भी किया, ठीक है। तो बस इतनी सी कहानी है महीपाल से, पर महीपाल एक स्ट्रॉन्ग रूलर थे, ठीक है। लास्ट के टाइम में जो आप ये देख रहे हो लास्ट का टाइम ही है लगभग, ठीक है, जब महीपाल जो है वो शासक बनते हैं, और उन्होंने अपनी जो एम्पायर है उसकी बाउंड्री को भी एक्सटेंड किया वाराणसी तक। पर उसके बाद 1038 AD से 1162 AD तक का जो टाइम पीरियड है, यहाँ पे पाल रूलर्स जो थे वो काफ़ी वीक आए, ठीक है। और बाद में क्या हुआ, जो पाल डायनेस्टी है वो डिक्लाइन पे चली गई, और आप यहाँ पे देखते हो कि पाल डायनेस्टी के बाद फिर नेक्स्ट जो डायनेस्टी आएगी दैट विल बी सेना डायनेस्टी,
ठीक है। तो पाल के बाद नेक्स्ट डायनेस्टी कौन सी होगी, सेना डायनेस्टी होगी। तो अभी फिलहाल इतना आप याद रखना, जो मैंने आपको रूलर्स के बारे में कहानी बताई है, सबसे पहले मैंने आपको बताया है गोपाल के बारे में। गोपाल वॉज द फाउंडर ऑफ दिस डायनेस्टी, ठीक है। उनको खुद इलेक्ट किया गया था, लोकल जो लीडर्स थे बंगाल रीजन में उन्होंने मिल के गोपाल को इलेक्ट किया था। तो गोपाल ने मगध को भी एक्वायर किया। उसके बाद नेक्स्ट आते धर्मपाल। धर्मपाल वॉज द मोस्ट पावरफुल और द ग्रेटेस्ट रूलर ऑफ दिस डायनेस्टी, क्योंकि 790 AD में उन्होंने कन्नौज को एक्वायर कर लिया। कन्नौज को कैसे एक्वायर किया उसकी कहानी मैंने आपको बताई कि कैसे वत्सराज ने अटैक करने की कोशिश की धर्मपाल पे, पर बाय दैट टाइम ध्रुव आ गए और ध्रुव ने क्या किया, वत्सराज पे अटैक कर दिया, वत्सराज को डिफीट कर दिया। तो वत्सराज को वापस राजस्थान जाना पड़ा टू रीबिल्ड हिज फोर्सेस, ठीक है, टू रीबिल्ड हिज आर्मी। और ध्रुव जो है वो वापस चले गए टुवर्ड्स द डेक्कन। एट द सेम टाइम तो जो धर्मपाल थे उन्होंने क्या किया, पॉलिटिकल वैक्यूम कन्नौज में देखते हुए कन्नौज को एक्वायर कर लिया, ठीक है। फिर उन्होंने ग्रैंड दरबार भी लगाया था जिसमें कि पंजाब और कुछ ईस्टर्न राजस्थान के जो रीजन्स के जो राजा हैं उन्होंने धर्मपाल की सुजरेनिटी एक्सेप्ट कर ली थी और धर्मपाल के बन गए थे फ्यूडल लॉर्ड्स, ठीक है। फिर नेक्स्ट आते हैं देवपाल। देवपाल के टाइम पे जो राजा थे वो कौन थे, मिहिर भोज थे। तो मिहिर भोज ने कोशिश की थी देवपाल की तरफ आने की और वहाँ के जो रीजन्स हैं, पाल डायनेस्टी के रीजन्स जो हैं उनको एक्वायर करने की, बट देवपाल ने अच्छे मात दी, ठीक है, और डिफीट कर दिया मिहिर भोज को और मिहिर भोज वापस चले गए। बट देवपाल वेस्ट की तरफ तो जा नहीं सकते थे, तो उन्होंने ईस्ट की तरफ अपने एम्पायर को एक्सटेंड किया और प्राग ज्योतिषपुर जो है उसको अपनी पाल डायनेस्टी का जो है ईस्टर्न बाउंड्री बना दी, ठीक है। फिर गोविंद III आते हैं, उन्होंने नागभट्ट II और धर्मपाल को भी हराया था, बस इतना याद रखना है गोविंद III से रिलेटेड। फिर 850 AD से 988 AD तक का जो टाइम पीरियड है वहाँ पे पाल डायनेस्टी काफ़ी वीक सक्सेसर्स देखने पड़ते हैं। फिर लास्ट में आते हुए जो महिपाल हैं वो आते हैं, ठीक है। ही वॉज आप कह सकते हो द लास्ट ग्रेट रूलर ऑफ दिस डायनेस्टी। तो महिपाल के टाइम पे क्या होता है, उन्होंने जो अपनी पाल डायनेस्टी की जो बाउंड्री है उसको वाराणसी तक ले जाते हैं। और एक और इन्फॉर्मेशन ये है कि जो राजेंद्र वन है, द इम्पीरियल चोला, ठीक है, उन्होंने क्या किया, महिपाल को डिफीट कर दिया, ठीक है, महिपाल को डिफीट कर दिया इन हिज नॉर्थ इंडिया एक्सपीडिशन, ठीक। सो नेक्स्ट पाल डायनेस्टी से रिलेटेड ये है कि हमें पाल डायनेस्टी की इन्फॉर्मेशन कहाँ से मिलती है, सोर्सेज क्या हैं, ठीक है। तो पाल डायनेस्टी की इन्फॉर्मेशन कहाँ से मिलती है, मेनली 3 सोर्सेज हैं। सुलेमान्स ट्रैवल अकाउंट्स, ठीक है, सुलेमान कौन थे, अरब ट्रैवलर थे, तो इनके बारे में भी पढ़ेंगे। फिर तिब्बतन क्रॉनिकल्स। तिब्बतन क्रॉनिकल्स क्या है, तिब्बत के हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स हैं, ये 17th सेंचुरी AD में लिखे गए थे, ठीक है। तो यहाँ से हमें कुछ पाल डायनेस्टी की इन्फॉर्मेशन मिलती है। एंड नेक्स्ट पाल डायनेस्टी के रूलर्स ने ही जो कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शंस जारी किए थे वहाँ से हमें कुछ पाल डायनेस्टी की इन्फॉर्मेशन मिलती है। तो सुलेमान ने हमें क्या इन्फॉर्मेशन दी है, सुलेमान कौन है, अरब ट्रैवलर है। ही ट्रैवल टू इंडिया इन द मिड 9th सेंचुरी AD। तो जिस टाइम पे देवपाल का रूल था उस टाइम पे सुलेमान जो है वो भारत में आए थे और उन्होंने पाल किंगडम को रूमा कह के बुलाया था, रूमा। अब रूमा जो है वो धर्म का एक, ऐसा माना जाता है कि रूमा जो है वो एक धर्म का एक इनकरेक्ट प्रोनाउंसिएशन है, ठीक है। तो धर्म आप देखते हो कि जो धर्मपाल थे वो बहुत ग्रेट रूलर थे इस डायनेस्टी के, तो उन्होंने पाल डायनेस्टी को रूमा कह के संबोधित किया था। फिर नेक्स्ट जो पाल है, इन्होंने ये बताया है सुलेमान ने कि पाल डायनेस्टी की जो मिलिट्री है वो बहुत बड़ी है, ठीक है। पाल जो रूलर्स हैं उनके पास बहुत बड़ी मिलिट्री फोर्स है जिसमें से कि सिर्फ 50,000 तो सिर्फ हाथी ही हैं। तो ये कुछ करेक्ट इस वजह से लगता है क्योंकि ये जो रीजन है बंगाल उड़ीसा वाला जो रीजन है यहाँ पे आपको बहुत सारे हाथी आपको देखने को मिलते भी हैं, ठीक है। तो ये जो इन्फॉर्मेशन है ये हमें कहाँ से मिलती है, सुलेमान के ट्रैवल अकाउंट से मिलती है। नेक्स्ट आता है तिब्बतन क्रॉनिकल्स। तो तिब्बतन क्रॉनिकल्स आर द हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स रिटन ड्यूरिंग द 17th सेंचुरी AD। तो तिब्बतन क्रॉनिकल्स से हमें जो इन्फॉर्मेशन मेनली मिलती है वो है अबाउट बुद्धिज़्म। अब देखो ऐसा माना जाता है कि जब पाल डायनेस्टी भारत में बंगाल वाले रीजन में रूल कर रही थी तो उस टाइम पे देखो पाल डायनेस्टी के जो रूलर्स हैं, राजा हैं, उन्होंने बुद्धिज़्म को बहुत पेट्रोनाइज किया, बुद्धिज़्म को बहुत पेट्रोनाइज किया। कैसे, ऐसा अगर आपको याद हो, मैंने आपको बुद्धिज़्म वाले लेक्चर में बताया था कि जो धर्मपाल है उन्होंने एक यूनिवर्सिटी बनाई थी, धर्मपाल ने यूनिवर्सिटी बनाई थी। कौन सी यूनिवर्सिटी थी, विक्रमशिला यूनिवर्सिटी, ठीक है, याद रखना कौन सी यूनिवर्सिटी थी, विक्रमशिला यूनिवर्सिटी थी। और साथ में ही जो नालंदा यूनिवर्सिटी थी उसको रिवाइव भी कराया था।
तो नालंदा यूनिवर्सिटी को रिवाइव कराने का काम और विक्रमशिला यूनिवर्सिटी को स्थापित करने का काम किसने किया था? धर्मपाल ने किया था। तो धर्मपाल के टाइम पे आप देखते हो, स्पेशली धर्मपाल के टाइम पे, ठीक है, और भी जो पाल रूलर्स थे उन्होंने बुद्धिज़्म को पेट्रोनाइज किया, बहुत सारे विहार बनवाए, बहुत जो यूनिवर्सिटीज़ हैं उनको बनवाया, ठीक है। तो ये सब काम पाल डायनेस्टी के टाइम पे हुआ था। और मेनली जो स्कूल ऑफ बुद्धिज़्म जो ये लोग फॉलो करते थे वो कौन सा था? महायान। तो महायान स्कूल ऑफ बुद्धिज़्म जो है वो पाल रूलर्स फॉलो करते थे। तो ऐसा माना जाता है पाल डायनेस्टी जब यहाँ पे जब भारत में पाल डायनेस्टी का टाइम चल रहा था, उस टाइम पे रूलर्स ने जो है 2 बुद्धिस्ट स्कॉलर्स को तिब्बत भेजा था। कहाँ पे भेजा था? तिब्बत भेजा था, जहाँ पे उन्होंने बुद्धिज़्म का बहुत प्रचार प्रसार किया। और वहीं से ही आप ये बोलते हो कि जो वज्रायना फॉर्म ऑफ बुद्धिज़्म है वो इमर्ज होके आता है, ठीक है, कहाँ से? तिब्बत में, ठीक है। तो ये आप याद रखना कि ये जो रिलेशन है बिटवीन पाल डायनेस्टी एंड द तिब्बत रीजन, वो मेनली रिलेशन किससे रिलेटेड है? बुद्धिज़्म से रिलेटेड है। तो ये जो बुद्धिज़्म वाला जो रिलेशन है वो हमें कहाँ से मिलता है? तिब्बतन क्रॉनिकल्स से मिलता है, ठीक है। तो एक बार मैं यहाँ पे बता देती हूँ आपको। देखो, देयर इज स्ट्रॉन्ग कल्चरल एंड पॉलिटिकल टाइज बिटवीन पालास एंड तिब्बत। किससे रिलेटेड है? बुद्धिज़्म से रिलेटेड है। देखो, तिब्बतन्स विजिटेड इंडिया टू स्टडी बुद्धिज़्म। अब क्योंकि यहाँ पे इतनी बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी थी, ठीक है, बंगाल बिहार वाले रीजन में विक्रमशिला यूनिवर्सिटी है, नालंदा यूनिवर्सिटी है, उदंतपुर यूनिवर्सिटी है, सोमपुर यूनिवर्सिटी है, ठीक है। तो यहाँ पे जब आप इतनी यूनिवर्सिटीज़ देखते हो तो तिब्बतन्स आते थे बुद्धिज़्म को पढ़ने के लिए, ठीक है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया अभी नालंदा एंड विक्रमशिला यूनिवर्सिटी, तो पाल रूलर्स पेट्रोनाइज्ड बुद्धिज़्म एंड बिल्ट विहार्स, ठीक है। और धर्मपाल ने, जैसे कि अभी बताया मैंने आपको, कि धर्मपाल रिवाइव नालंदा यूनिवर्सिटी एंड ऑल्सो फाउंडेड द विक्रमशिला यूनिवर्सिटी। बोथ आर महायान बुद्धिस्ट यूनिवर्सिटीज़। तो तिब्बत और पाल डायनेस्टी के बीच में मेनली क्या कनेक्शन था? बुद्धिज़्म वाला कनेक्शन था, ये याद रखना। ये कहाँ से मिलती है हमें इन्फॉर्मेशन? तिब्बतन क्रॉनिकल से मिलती है। तो आप ये लिख सकते हो, ठीक है, अगर सब्जेक्टिव क्वेश्चन है तो आप ये लिख सकते हो कि जिस टाइम पे पाल डायनेस्टी भारत में रूल कर रही थी, ठीक है, बंगाल बिहार वाले रीजन में जिस टाइम पे पाल डायनेस्टी रूल कर रही थी, उस टाइम पे क्या हुआ? बुद्धिज़्म रूलर्स ने बुद्धिज़्म को बहुत पेट्रोनाइज किया, यहाँ पे यूनिवर्सिटीज़ बनवाई, जिसकी वजह से क्या होता था कि जो तिब्बत के जो लोग थे जो बुद्धिज़्म से इन्फ्लुएंस थे, बुद्धिज़्म को और पढ़ना चाहते थे, वो इन यूनिवर्सिटीज़ में आके पढ़ते थे, ठीक है। सो तिब्बतन्स यूज टू विजिट, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। एंड नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन हमें कहाँ से मिलती है पाल डायनेस्टी से रिलेटेड? कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन से। जैसे एग्जांपल है रंगपुर कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन। ये रंगपुर कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन हमें कहाँ से मिली है? बांग्लादेश। ये याद रखना इंपॉर्टेंट है, कहाँ से मिली है? बांग्लादेश से। रंगपुर कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन, ओके। सो पाल रूलर्स, यहाँ से हमें इन्फॉर्मेशन ये मिलती है कि पाल रूलर्स पेट्रोनाइज शैविज्म एंड वैष्णविज्म। तो यहाँ से हमें इन्फॉर्मेशन क्या मिलती है कि पाल रूलर्स जो है वो किसको पेट्रोनाइज कर रहे हैं? शैविज्म और वैष्णविज्म को। एंड दे ऑल्सो मेड ग्रांट्स टू ब्राह्मण्स, ठीक है। तो लैंड डोनेशंस वगैरह, लैंड ग्रांट्स वगैरह वो ब्राह्मण्स को देते थे, ठीक है। और यहाँ पे ये भी पता चलता है कि जो पाल रूलर्स हैं उन्होंने हिंदू टेम्पल्स भी बनवाए थे, ठीक है। जैसे ये मेनली जो रंगपुर कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन है ना, ये महिपाल से रिलेटेड है, ठीक है। तो यहाँ पे जो हिंदुइज्म से रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन है वो हमें मिलती है, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू पाल डायनेस्टी। अब लास्ट, रिलेशंस विद साउथ ईस्ट, ठीक है। तो देखो, जब भारत में पाल डायनेस्टी रूल कर रही थी उस टाइम पे ये जो इंडोनेशिया, मलेशिया, सिंगापुर, ये वाला जो रीजन है ना, यहाँ इस रीजन में श्रीविजय एम्पायर था। कौन सा एम्पायर था? श्रीविजय एम्पायर। अब श्रीविजय एम्पायर की एक डायनेस्टी थी शैलेंद्र डायनेस्टी। ये जो शैलेंद्र डायनेस्टी थी, यहाँ के जो रूलर्स हैं वो भी कौन से फॉर्म ऑफ बुद्धिज्म को पेट्रोनाइज करते थे? महायाना बुद्धिज्म। और मैंने आपको बताया पाल रूलर्स जो हैं वो भी महायाना बुद्धिज्म को पेट्रोनाइज कर रहे हैं। तो किसको? श्रीविजय एम्पायर के रूलर्स भी कर रहे हैं, मतलब शैलेंद्र डायनेस्टी के रूलर्स भी महायाना बुद्धिज्म को कर रहे हैं, पाल रूलर्स भी कर रहे हैं। तो ये क्या करते थे? शैलेंद्र डायनेस्टी जो है, इनके जो रूलर्स है वो एम्बेसीज भेजती थी पाल डायनेस्टी में, ठीक है। यहाँ से भी ट्रैवलर्स आते थे बुद्धिज्म को पढ़ने के लिए। और हमें ये इन्फॉर्मेशन भी मिलती है कि शैलेंद्र डायनेस्टी के एक रूलर थे, आई गेस भूमिपुत्र नाम के एक रूलर थे, ठीक है। उन्होंने क्या किया था? उन्होंने जो पाल रूलर थे देवपाल, उनसे इन्फॉर्मेशन मांगी थी, ठीक है। देवपाल से इन्फॉर्मेशन मांगी थी, किसकी?
बुद्धिस्ट मोनास्ट्री बिल्ड करने के लिए, बुद्धिस्ट मोनास्ट्री बिल्ड करने के लिए। और ये वो मोनास्ट्री बिल्ड करना चाहते थे नालंदा यूनिवर्सिटी में, जिसकी इन्फॉर्मेशन देवपाल ने उनको दे दी थी। साथ ही साथ ये भी बताया जाता है कि देवपाल ने कुछ गांव जो हैं उसका रेवेन्यू भी इस बुद्धिस्ट मोनास्ट्री के रख रखाव के लिए, एक तरीके से मेंटेनेंस के लिए जो है अलॉट कर दिया था। तो आप ये याद रखना कि ये कैसे बताता है कि जो पाल डायनेस्टी की जो रूलर्स हैं वो बहुत टॉलरेंट नेचर के थे, ठीक है, उनकी बहुत टॉलरेंट पॉलिसी थी। खुद वो वैष्णविज्म शैविज्म जो हैं उसको पेट्रोनाइज कर रहे हैं, बट एट द सेम टाइम वो ग्रांट्स भी दे रहे हैं, ठीक है। एक तरीके से आप देखते हो विहार्स भी बनवा रहे हैं, ठीक है, मोनास्ट्री भी बिल्ड करवा रहे हैं, ठीक है, बुद्धिस्ट सेंटर्स ऑफ लर्निंग को भी बिल्ड करवा रहे हैं, जैसे नालंदा विक्रमशिला यूनिवर्सिटी वगैरह जो हैं उनको जैसे नालंदा को रिवाइव करवाया, विक्रमशिला को बिल्ड करवाया। तो ये सब जो इन्फॉर्मेशन है, ये सब इन्फॉर्मेशन भी हमें साउथ ईस्ट एशिया से रिलेटेड हमें मिलती है, ठीक है। सो दिस वॉज अबाउट द रिलेशन ऑफ पाल डायनेस्टी विद द साउथ एशिया। तो ये याद रखना, साउथ एशिया में पाल डायनेस्टी के टाइम पे कौन सा एम्पायर था, कौन सा एम्पायर था, श्री विजय एम्पायर था, ठीक है। यहाँ की जो डायनेस्टी थी वो कौन सी थी, शैलेंद्र डायनेस्टी। तो ऐसा आ सकता है कि शैलेंद्र डायनेस्टी, या फिर कंटेम्प्रेरी पूछ सकते हैं कि पाल डायनेस्टी के कंटेम्प्रेरी साउथ ईस्ट में कौन सी डायनेस्टी रूल करती थी। सो इट वाज शैलेंद्र डायनेस्टी, ठीक है। एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन ये है कि जो रीजन है ना इसको सुवर्ण भूमि कहते हैं। इंडोनेशिया, मलेशिया, ये जो सारा रीजन है ना, ये इसको ब्रूनेई वगैरह ये जो सारा रीजन है इसको बोलते थे सुवर्ण भूमि, द लैंड ऑफ गोल्ड, ठीक है, ठीक है। लैंड ऑफ गोल्ड मेनली इसी वजह से बोलते थे बिकॉज ऑफ द ट्रेड, ठीक है, क्योंकि ये जो ईस्ट एशिया है, जो चाइना वगैरह से यहाँ जो ट्रेड है ये यहाँ से पास होता था। ये रीजन कौन सा है, द स्ट्रेट ऑफ मलक्का। कौन सा रीजन है, स्ट्रेट ऑफ मलक्का, ठीक है। तो आप वर्ल्ड मैप पे देखना ये रीजन क्या होगा, स्ट्रेट ऑफ मलक्का। और आज भी जो ट्रेड है वो यहाँ से पास होता है, ठीक है। तो एंशियंट टाइम से ट्रेड यहाँ से पास होता हुआ आ रहा है, तो बहुत रिच रीजन था ये, ठीक है। तो जिसकी वजह से इसको बोलते थे सुवर्ण भूमि, लैंड ऑफ गोल्ड, ठीक है। तो एक बार मैं यहाँ पे पढ़ देती हूँ रिलेशंस विद साउथ ईस्ट। पाल डायनेस्टी, देखो रूलर्स, पाल डायनेस्टी रूलर्स पेट्रोनाइज्ड महायाना बुद्धिज्म। शैलेंद्र डायनेस्टी से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन बताई, शैलेंद्र डायनेस्टी रूलर्स सेंट एम्बेसीज टू पाल एम्पायर, ठीक है, इन्होंने एम्बेसीज भेजी टू पाल एम्पायर, ठीक है। शैलेंद्र रूलर्स आस्क्ड परमिशन, तो रूलर ने परमिशन भी ली किसके लिए, बुद्धिस्ट मोनास्ट्री बिल्ड करने के लिए। कौन से रूलर से, देवपाल से, ठीक है। बुद्धिस्ट मोनास्ट्री कहाँ बिल्ड करनी थी, नालंदा में बिल्ड करनी थी, जिसको जो परमिशन दे भी दी थी, ठीक है, किसने, देवपाल ने। तो ये आपको ये वाली इन्फॉर्मेशन याद रखनी है। थोड़ा सा ये ज़्यादातर क्या है ना, इसमें जो आपको फैक्ट याद रखने वाली बात है वो ये श्री विजय एम्पायर शैलेंद्र डायनेस्टी है, ठीक है। मेनली आपको ये याद रखना है जो फैक्ट है, या फिर यहाँ पे जो फैक्ट है दैट इज सोर्सेज ऑफ इन्फॉर्मेशन से रिलेटेड जो मेन फैक्ट है दैट इज सुलेमान, ठीक है, द अरब ट्रैवलर एंड द कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन में रंगपुर कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन कहाँ पे है, जहाँ पे हमें पाल डायनेस्टी की इन्फॉर्मेशन मिलती है। और पाल डायनेस्टी से रिलेटेड क्या इन्फॉर्मेशन आपको याद रखनी है, सारे रूलर्स, ठीक है, ये तो याद रखने ही हैं। और कुछ जो इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, जैसे धर्मपाल ने कन्नौज को एक्वायर किया था, देवपाल ने ईस्टर्न रीजन्स को एक्वायर किया था, महिपाल द लास्ट ग्रेट रूलर ऑफ दिस डायनेस्टी, ठीक है, तो राजेंद्र वन ने इनको डिफीट किया था। तो ये सब इन्फॉर्मेशन याद रखने वाली है पाल डायनेस्टी के बारे में। इतना ही था, इतना ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए, ठीक है। और जो भी कुछ आर्ट एंड आर्किटेक्चर वगैरह से रिलेटेड होगा वो इसका हम अलग से पढ़ेंगे, ठीक है। पहले हम तीनों डायनेस्टीज कंप्लीट कर लेते हैं, पाल डायनेस्टी, राष्ट्रकूट डायनेस्टी एंड गुर्जर प्रतिहार। तो आज के लिए इतना ही था। अभी हम क्वेश्चंस देखने वाले हैं जिसका आंसर आप लोग करेंगे मुझे कमेंट सेक्शन में, ओके। सो हियर आर द क्वेश्चंस। तो फर्स्ट क्वेश्चन मैं पढ़ देती हूँ, आंसर आपको करना है। फर्स्ट क्वेश्चन, द पाल डायनेस्टी is primarily known for ruling which of the following regions, गुजरात, बंगाल एंड बिहार, मालवा और ओडिशा। इसका आंसर कीजिएगा। फिर who among the following was the founder of पाल डायनेस्टी, धर्मपाल, देवपाल, गोपाल एंड महिपाल। फाउंडर कौन था, ठीक है। फिर नेक्स्ट, विक्रमशिला जो यूनिवर्सिटी है वो किसने स्टैब्लिश की थी, गोपाल, धर्मपाल, देवपाल और रामपाल। ये आपको आंसर करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फेमस ट्रापाटाइट स्ट्रगल इन्वॉल्व्ड विच 3 डायनेस्टीज फाइटिंग फॉर कंट्रोल ओवर कन्नौज, ठीक है। कौन सी 3 डायनेस्टी थी, पाल प्रतिहार चोला, पाल प्रतिहार राष्ट्रकूट, पाल चोला चेरा और प्रतिहार चोला और राष्ट्रकूट, ठीक है। ये आंसर करना है। फिफ्थ क्वेश्चन, विच पाल किंग एक्सटेंडेड द एम्पायर अप टू आसाम एंड उड़ीसा एंड डिफीटेड द राष्ट्रकूट्स। कौन सा पाल रूलर था, गोपाल, धर्मपाल, देवपाल या नारायण पाल। इनमें से कौन सा रूलर था जिसने आसाम उड़ीसा तक जो रीजन एम्पायर उसको एक्सटेंड किया था। फिर द पाल्स वर great patrons of which religions,
कौन सी रिलीजन का ग्रेट पेट्रन थे? जैनिज्म, शैविज्म, महायान बुद्धिज्म या फिर वैष्णविज्म? इसका आंसर कीजिएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग यूनिवर्सिटीज वॉज नॉट फाउंडेड ड्यूरिंग द पाल पीरियड? अब देखो ये मैंने अभी आपको पूरा पढ़ाया नहीं है, मैंने इन दोनों की बात की थी, ठीक है। पर इससे आप जो मैंने आपको पढ़ाया है, जितना मैंने आपको पढ़ाया उससे आप ये सॉल्व कर सकते हो। वैसे इनके बारे में भी मैं आपको बता चुकी हूँ बुद्धिज़्म वाले लेक्चर में। बुद्धिज़्म रिवाइज करना और इनके बारे में पढ़ना, ठीक है, इसके बारे में रिवाइज कर लेना। तो विच ऑफ द फॉलोइंग यूनिवर्सिटीज वॉज नॉट फाउंडेड? कौन सी यूनिवर्सिटी इनमें से पाल पीरियड के टाइम पे फाउंड नहीं हुई थी, ठीक है, बनाई नहीं गई थी? सोमपुरी विहार यूनेस्को साइट इज़ लोकेटेड इन विच मॉडर्न कंट्री? इंडिया, बांग्लादेश, नेपाल, म्यांमार? तो ये भी आप बता सकते हो बिल्कुल, अगर आपने बुद्धिज़्म वाला लेक्चर अच्छे से देखा होगा, ठीक है। हु अमंग द फॉलोइंग रिवाइव द पाल पार इन 10th सेंचुरी आफ्टर अ पीरियड ऑफ डिक्लाइन? तो डिक्लाइन होने के बाद दोबारा से पाल पार को किसने रिवाइव किया था? महीपाल, फिर विग्रहपाल, गोपाल 3 या रामपाल? ये भी आराम से बता दोगे। पाल एम्पायर फाइनली डिक्लाइन ड्यू टू इन्वेजन्स बाय विच डायनेस्टी? ठीक है, तो ये भी, इसका रेफरेंस भी मैंने आपको पढ़ाते हुए दिया था। तो कौन सा एम्पायर है जिसने पाल एम्पायर को इन्वेड किया था? चोल, सेना या फिर चंडेल या परमार? ये भी आपको बताना है। सारे आंसर्स आपको देने हैं कमेंट सेक्शन में। और यहाँ पे हमारा जो पाल डायनेस्टी से रिलेटेड लेक्चर था वो कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। इस लेक्चर को अच्छे से रिवाइज करना। इसके नोट्स आपको पता है आपको कहाँ मिलेंगे, जो टेलीग्राम चैनल है उस पर मिलेंगे। अच्छे से पढ़ना एंड ऑल द वेरी बेस्ट। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू, बाय, जय हिंद।